भैया मैं आपको एक ही बात कहना चाहती हूँ, हम लोग रजाकार के नहीं हैं, हम MIM के वारिस नहीं हैं, हम किसी को डराते नहीं है, धमकाते नहीं है, हम चुटकी मारकर 15 मिनट के पुलिस हटाने के बात नहीं कहते हैं। सियासत में इतिहास को कभी मिट्टी में नहीं दबाया जाता, झाड़ पोंछ कर पुराने किरदारों को सामने लाया जाता है, कभी अपने यशगान के लिए, कभी विपक्ष पर इल्जाम के लिए। लोकसभा चुनावों में एक हॉट सीट है हैदराबाद, जहां 6 बार के AIMIM सांसद असदुद्दीन ओवैसी के सामने चुनौती दे रही हैं बीजेपी की फायर ब्रांड नेता माधवी लता। ओवैसी बंधुओं के खिलाफ बीजेपी सांसद नवनीत राणा का बयान भी इन दिनों वायरल है, लेकिन इस बीच माधवी लता ने एक शब्द का जिक्र किया, ओवैसी रजाकारों की विचारधारा वाले। पीएम मोदी ने भी कुछ वक्त पहले भैरनपल्ली नरसंहार का जिक्र किया था, जो रजाकारों की बर्बरता की इंतहा थी। ऐसे में ये जानने में काफी लोगों की दिलचस्पी है कि ये रजाकार थे कौन और ओवैसी परिवार से इनका क्या रिश्ता था। ये बात उस वक्त की है जब देश अंग्रेजों की कैद से आजाद होने वाला था। हैदराबाद एक ऐसी रियासत थी जिसका निजाम मुस्लिम था, लेकिन बहुसंख्यक आबादी हिंदू थी। हैदराबाद में 13% मुस्लिम थे, लेकिन उच्च पदों पर 88% मुस्लिम थे, 77% हाकिम मुसलमान थे। हैदराबाद की आमदनी का 97% हिंदुओं से वसूला जाता था, लेकिन इसके बावजूद निज़ाम पाकिस्तान में शामिल होना चाहता था। आज़ादी के वक्त निज़ाम ने भारत सरकार से एक समझौता किया, स्टैंड स्टिल समझौता, जिसके कारण उसे कई चीज़ों में छूट मिल गई। अंग्रेज़ों के दोस्त निज़ाम को उनके जाने के बाद अपनी सत्ता जाने का डर था, लिहाजा उसने अपनी एक अनऑफिशियल सेना बनानी शुरू कर दी। हैदराबाद का एक रिटायर्ड अधिकारी था महमूद नवाज खान। महमूद ने मजलिस इत्तेहादे उल मुसलमीन नाम का संगठन बनाया। इस चरमपंथी संगठन का मकसद था हैदराबाद को मुस्लिम देश बनाना। जाहिर है ये निज़ाम की मर्जी से ही हो रहा था। संगठन के कुछ नेताओं ने एक पैरामिलिट्री बनाई जिसे रजाकार कहा गया। रजाकार अरबी शब्द है जिसका मतलब होता है स्वयंसेवक या अल्लाह का सिपाही। मूल रूप से ये लोग अरब और पठान थे। कासिम रिजवी नाम के मौलाना के नेतृत्व संभालने के बाद रजाकार जबरन कर वसूली के अलावा मार काट और धर्म परिवर्तन पर आमादा हो गए। इस दौरान हिंदू आबादी पर जमकर जुल्म हुआ, उनकी महिलाओं के साथ अमानवीयता होती रही, लेकिन यह बर्बरता अपने चरम पर पहुंची भैरनपल्ली गांव में। रजाकारों के 3 हमलों को इस गांव के लोगों ने अपने देसी हथियारों से ही नाकाम कर दिया था, लेकिन चौथा हमला कहीं ज़्यादा बर्बर था, जिसमें रजाकारों की संख्या इतनी थी कि गांव वाले मुकाबला नहीं कर पाए। आज़ादी के 1 साल बाद यानी अगस्त 1948 में रजाकारों ने हैदराबाद पुलिस के साथ मिलकर भैरनपल्ली गांव में हमला कर दिया। ये नरसंहार था जिसमें मरने वालों की संख्या कहीं 120 बताई जाती है तो कहीं 200 से ज़्यादा। भैरनपल्ली में मर्द मारे गए, औरतों से बलात्कार हुआ और बच्चों को आग में झोंक दिया गया। इस बर्बरता की खबर जब दिल्ली तक पहुंची तो देश के तत्कालीन गृह मंत्री वल्लभ भाई पटेल ने आखिरी एक्शन लेने का फैसला किया। 13 सितंबर 1948 को भारतीय सेना ने ऑपरेशन पोलो शुरू किया। 5 दिनों के भीतर ही निजाम की बर्बर सेना को इंडियन आर्मी के जवानों के आगे सरेंडर करना पड़ा। रजाकार मानकर चल रहे थे कि पाकिस्तान इस जंग में उनका साथ देगा, लेकिन पाकिस्तान की हैसियत खुद को ही संभालने की नहीं थी। 18 सितंबर को रजाकारों के नेता कासिम रिजवी के अरेस्ट के बाद हैदराबाद का भारत में विलय हो गया। अब सवाल है कि इन रजाकारों को ओवैसी परिवार से क्यों जोड़ा जाता है। एक बड़ा आरोप है कि ओवैसी परिवार ने इन्हीं रजाकारों के संगठन का नाम बदलकर उसे AIMIM नाम दे दिया। यह इसी रिजवी की विरासत थी जिसने हैदराबाद में हिंदुओं की सिर्फ हड्डियां और राख मिलने की बात कही थी। असदुद्दीन ओवैसी के दादा अब्दुल वाहिद ओवैसी ने कुख्यात रजाकारों की पार्टी मजलिस इत्तेहादुल मुसलमीन की बागडोर संभालते हुए उसे नया नाम दिया, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुसलमीन यानी AIMIM। साथ ही उन्होंने इसे धार्मिक संगठन से बदलकर राजनीतिक पार्टी बना दिया। 50 के दशक से ही ओवैसी परिवार इस पार्टी के मुखिया के तौर पर काबिज है। अब्दुल वहीद ओवैसी के बाद आए सलाउद्दीन ओवैसी और उनके बाद उनके दोनों बेटे असदुद्दीन ओवैसी और अकबरुद्दीन ओवैसी। इसलिए क्रूर रजाकारों का जिक्र आज़ादी के इतने सालों बाद एक बार फिर उसी हैदराबाद में गूंज रहा है, जहां उनके जुल्म की कहानियां आज भी पुराने लोगों को याद है। इस तरह की तमाम वीडियोस, देश दुनिया की सारी खबरों के लिए आप बने रहें टाइम्स नाउ नवभारत डिजिटल के साथ। शुक्रिया।